नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, अक्सर जब भी चीन की बात होती है तो चीन की तानाशाही, वहां की पार्टी राजनीतिक व्यवस्था के कारण बात में आ जाती है। कहा जाता है कि चीन के अंदर जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीसीपी है, वो पार्टी वहां पर तानाशाही कर रही है। और कहा जाता है चीन की तरक्की के पीछे असल कारण वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, जहां पर वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम यानी पूरे देश में कोई विपक्ष ही नहीं, एक ही पार्टी पूरे चीन को राज करती है। और उस पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो देश को चलाता है। यानी जो चीनी राष्ट्रपति हैं, असल में वो एक पार्टी के ही प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी हैं। जो भी पद में सर्वश्रेष्ठ पद उनका है, वो एक पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में एक देश जो विपक्ष ही ना रखता हो, सामान्यतया इसे तानाशाही से तोल दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चीन में तानाशाही है, क्योंकि कोई विपक्ष है ही नहीं। इसका दूसरा मीनिंग निकलता है कि वन पार्टी सिस्टम क्या तानाशाही होता है। और ऐसे में भारत में जब भी तानाशाही शब्द का उपयोग होता है तो यह आरोप भाजपा पर लगता है। भाजपा वाले कांग्रेस पर लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय तानाशाही की थी, और इस बार के इलेक्शन में बीजेपी पर आरोप था कि ये लोग बहुमत ही इसलिए चाहते हैं ताकि ये संविधान बदलकर देश में तानाशाही कर सकें। तानाशाही का मतलब है जो सत्ता में है उसे कोई रोक ना पाए, वो अपनी मर्जी से देश को चलाए, उसके सामने विपक्ष गौण हो जाए। विपक्ष गौण हो जाए, ऐसे में यह खबर आज की चर्चा इसलिए बन जाती है क्योंकि इसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के लीडर्स भाजपा के नेताओं से मिलने दिल्ली पधारते हैं। और वो ना केवल बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, बल्कि वो आरएसएस से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में राजनीति में एक नया स्टैंड क्लियर होता है, क्रिएट होता है। और वो स्टैंड ये कि कहीं ये प्रेरणा तो नहीं ले रहे हैं कि भाई तुम जो वहां करते हो वो जरा हमें बताओ। और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी तानाशाही के लिए मोटिवेशन ले रही है? क्योंकि हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि अगर देश को तरक्की करनी है तो चीन की तरह तानाशाही लानी होगी। कई बार हमने इस पर सेशन भी किया है, समझाने का प्रयास भी किया है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर भी आज के सेशन में भी हम इसे लेकर चलेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था साथ साथ चीन की राजनीतिक व्यवस्था का डिस्कशन करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या वाकई में तानाशाही की मास्टर क्लास चल रही है। साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब देंगे। कई बार आपने भारत में एक प्रश्न कई बार सुर्खियों में सुना होगा, बीजेपी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद कर रही है, लगातार उसको लेकर कमेटियां बन रही हैं। चर्चा है कि जैसे ही गणना जनगणना समाप्त होगी उसके बाद परिसीमन होगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास किए जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ, ताकि 5 साल के लिए कोई चुनाव दोबारा कराने की बात ना करे। ऐसे में फिर एक सवाल बनता है, जैसे इस देश में वन नेशन वन फोन नंबर, वन नेशन वन टैक्स, तमाम प्रकार से वन वन शब्द चला, क्या बीजेपी वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रही है? क्या इसकी प्रेरणा के तहत बीजेपी के नेताओं से सीसीपी के नेता मिल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि यह क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। तो चलिए आज हम इस बात पर जितना भी उपलब्ध डेटा है उससे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी जो कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, होना थोड़ा व्यवहारिक भी है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत की है। और भारत की 140 करोड़ की आबादी में ऑफिशियल डेटा अनुसार 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स बीजेपी रखती है। बीजेपी के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है राजनीतिक पार्टी विश्व में, वो यही सीसीपी पार्टी जो चीन की है, जिसके पास 10 करोड़ सदस्य हैं, इसका नाम लिया जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि चाइना के अंदर भी तो पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर है, ऐसे में वहां पर 10 करोड़ ही लोग राजनीतिक दल में हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई विपक्ष उपलब्ध है या फिर वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते? वो थोड़ा आगे चल के हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी अपने आप को एज ए नेशनलिस्ट पार्टी बताते हुए प्रमोट करती चलती है। बीजेपी का मानना है कि वो दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है और देश के अंदर देश के साथ देश के लिए काम करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पर चलती है। और उसमें
बिल्कुल इस समय पार्टी के चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन के अंदर उनकी पार्टी के लीडर शी जिनपिंग चेहरा बने हुए हैं। विपक्ष बार बार सवाल में यही उठाता है कि इस मुलाकात को क्या नाम दें, जिसमें चीन के राजदूत के साथ सीसीपी के लीडर आए हुए हैं और वो बीजेपी के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। यह तस्वीर हेडलाइन बनती है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन का बीजेपी ऑफिस में विजिट होता है और यह विजिट गलवान वैली इंसिडेंट के बाद पहली बार होता है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हालांकि बहुत सी चीजें पहली बार हो रही हैं। उनमें चाहे दोनों देशों के बीच विदेशी सेवा के लिए फ्लाइट का शुरू होना हो, दोनों देशों के बीच व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का प्रयास हो, नेताओं की आपसी मुलाकात हो, प्रधानमंत्री का चीन दौरा हो, विदेश लेवल को संचार रूप से चालू चलाने के लिए तमाम विदेशी निवेश के तरीके हों, बहुत सी चीजें फिर से खुल रही हैं। लेकिन इस बीच में यह हेडलाइन मायने रखती है। विपक्ष पूछता है कि लाल आंखों की जगह रेड कारपेट क्यों बिछाया है, जवाब दीजिए। आइए इस पूरी कहानी को पहले चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए ले चलते हैं। चीन, जिसे साम्यवाद के तरीके से शी जिनपिंग को चेहरा मान करके ट्रीट किया जाता है, उसकी तुलना में सीसीपी और बीजेपी की तुलना की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक पार्टी, एक नेता की सर्वोच्चता, बाकी सभी नेताओं को केंद्र से ही दिशा और डायरेक्शन दिया जाना, पूरे देश के अंदर पार्टी की एक जैसी पॉलिसी का फॉलो होना, ऊपर बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, आलाकमान हैं, उनके द्वारा पूरे देश के नियम कानून तय करना, यह पूरे देश के अंदर एक भाव लाता है कि राजनीति चाहे स्टेट की हो, फैसले केंद्र ही कर रहा है। और हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में हुए चुनाव के बाद बिठाए गए मुख्यमंत्रियों को देखकर यही सबसे पहली चर्चा बनी कि मुख्यमंत्री अब जननेता नहीं होते, केंद्र डिसाइड करता है, केंद्र में बैठी बीजेपी डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से नेता पर भरोसा है। पहले तक ऐसा हुआ करता था कि उस क्षेत्र का, उस राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता था। लेकिन लगातार इन राज्यों में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो एक गुजरात मॉडल की तरह पाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को हटा भी दिया जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री बिठा दिया जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री के चेहरों को राज्यपाल की तरह अब बदलने का काम केंद्र में बैठी बीजेपी जो कर रही है, उससे सवाल बनते हैं कि केंद्र की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए क्या राज्य के लिए मामले जो हैं या लोकल पॉलिटिक्स के कोई मायने रह भी जाएंगे या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों को हम तलाशने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस मुलाकात पर तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चीन के इतिहास से रिलेट करते हुए सीधा मुद्दे तक लेकर पहुंचेंगे। अब तक जो मुद्दे हैं वो यही कि उनका वन पार्टी सिस्टम हमारे देश में क्या संभव है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास सुन लेते हैं। मैं इतिहास के लिए जो तथ्य लाया हूं वो तथ्य आपके पास लिखित में भी उपलब्ध होंगे, आप उन्हें हमारी वेबसाइट ankitinspireindia.com से भी पढ़ सकते हैं। इसे टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल देंगे, कहानी के रूप में हल्का सा सुन लीजिए। देखिए, जैसे हमारे देश में पहले तमाम राजा हुआ करते थे, कई क्षेत्रों में राजशाही हुआ करती थी, सब राजा अपने हितों के लिए आपस में झगड़ने का प्रयास या संधियों की सहायता लिया करते थे, वैसा ही हाल कुछ चीन के अंदर भी था। चीन में भी लंबे समय तक राजशाही रही और उस राजशाही का एक और राजशाही से कन्फ्लिक्ट रहा, वो राजशाही ब्रिटिश राजशाही थी, ब्रिटिश की महारानी की सत्ता। और ब्रिटिश राजशाही को चीन से चाय चाहिए थी और चीन की चाय को खरीदकर ब्रिटेन वालों को बड़ा नुकसान होता था। एक तरफा व्यापार था, लाभ चीन को हुआ करता था और इसी लाभ को रोकने के लिए उन्होंने चाइना को एक गलत लत बेची जिसे अफीम कहा जाता है। अफीम रूपी ड्रग्स को चीन की जनता को चखा दिया गया और इसके बदले उनसे धन वसूला जाना शुरू हुआ। यानी कि व्यापार के अंदर एक चालबाजी की गई, चीन से चाय खरीदो और उसे बदले में अफीम बेचो। अफीम से चीन की नस्लें खराब हो जाएंगी और चाय से हमारा व्यापार बचा रह जाएगा। बस ब्रिटिशर्स के द्वारा जो यह प्रयास हुआ, यहीं से ब्रिटेन की एंट्री चीन में हुई और ब्रिटेन की एंट्री जो चीन में हुई, इसे प्रमुखता से अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन और चीनियों के बीच में पहली बार 1839 में
पहला अफीम युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश व्यापारी व्यापार में रियायतों की मांग कर रहे थे और बदले में चीन से काफी सारे नेगोशिएशंस चाहते थे। उसी के तहत चाइना से हांगकांग छीन लिया गया था और चाइना पर धीरे धीरे ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ने लगा था। विरोध के स्वर उठने शुरू हुए, चीन के अंदर काफी सारे गुट बनने शुरू हुए, कुछ राजशाही से नाराज रहने लगे, तमाम प्रकार की चीजें। और दुनिया भर में उस समय ब्रिटिशर्स की अपनी कलेश और लड़ाइयां चल रही थी, यूरोपियंस की अपनी लड़ाइयां चल रही थी। इसी बीच में चाइना के अंदर कुछ बॉक्सर प्रकार के लोग बाहर निकलकर आए, जो किसानों के समूह थे। विदेशी उन्हें बॉक्सर कहते थे। ये लोग जो भी चीज गलत लगती थी उनके खिलाफ लड़ा करते थे। लेकिन इन्हीं को ही निपटाने के लिए चीन में फिर एक और युद्ध हुआ, जिसे 1900 में बॉक्सर विद्रोह कहा गया कि चीन के अंदर उत्पन्न हुए राष्ट्र प्रेमियों को दबाने के लिए लगभग 8 देशों ने एक साथ मिलकर विद्रोह को कुचला और चीन पर और ज्यादा अच्छे से कब्जा कर लिया। धीरे धीरे क्रांतिकारियों में लीडर निकल कर आने लगे। डॉक्टर से राजनेता बने सुन यात सेन चीन के अस्थायी राष्ट्रपति बना दिए गए। सुन कई समय से चले आ रहे राजाओं के शासन के खिलाफ थे। देश के अंदर अपने बात को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, जिसे कुओमितांग कहते हैं। आज ये कुओमितांग ही है जो ताइवान पर शासन करती है। कुओमितांग चीन में 1912 के बाद से शासन में रही। धीरे धीरे पावर के अंदर विदेशियों से राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, समाजवाद के मुद्दों पर झगड़ा करती रही। धीरे धीरे इनके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, इनके खिलाफ भी एक विरोधी गुट तैयार होने लगा और वहीं से चीन के अंदर साम्यवाद का जन्म हुआ। असल मायने में ये प्रभावित थे यूएसएसआर के अंदर हो रही क्रांति से। सोवियत रूस में उस समय जार को हटाकर व्लादिमीर लेनिन की नेतृत्व में साम्यवादी सत्ता की स्थापना हो रही थी। और ये जो सुन है, ये रूस के अंदर हो रही क्रांति के प्रभाव में चाइना में भी वैसी ही साम्यवादी क्रांति चाहते थे। लेकिन इसी बीच में उनसे प्रभावित हुए बगैर कुछ और नेता भी ऐसे निकलकर आए जो इस साम्यवाद से अलग अपना साम्यवाद चाहते थे। और इसी बीच में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डलती है। कहा जाता है कि माओ जेडोंग ने 4 मई को प्रीमियर झोउ एनलाई के साथ मिलकर के उस जो कियोमितांग पार्टी है उसे चैलेंज किया और दोनों नेताओं ने मिलकर के पूरे चीन के अंदर एक अलग नेतृत्व प्रस्तुत किया, जिसके लिए 1921 में मात्र 50 सदस्य थे। वो बढ़ते गए धीरे धीरे कुओमितांग से धीरे धीरे इनके पास लोग जुड़ते गए। 1925 तक 1500 सदस्य के साथ चीन के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। कुल मिलाकर के चीन में राजशाही के बाद जनता जब जागृत हुई राजनीति में, तो जनता ने साम्यवाद को अपनाया। साम्यवाद का मतलब आम जन के हाथ में, जिस तरह से रूस के अंदर जार के विरोध में लेनिन आया था, चीन के अंदर भी राजा के विरोध में यहां पर सुन और माओ जेडोंग थे। जनता के हितों की बात करना, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को उनके हक दिलाना और उनके हक के साथ जनता का शासन लेकर आना। सामान्यतया साम्यवाद की सबसे पहली बुनियादी जरूरतों में यही होता है कि सर्वहारा वर्ग के हाथ में शासन दिया जाए और उन्हें राज करने के लिए अग्रसित किया जाए। धीरे धीरे दोनों ही सहयोग से सरकार बनाने के लिए राजी हुए। कुओमितांग सोवियत और सीसीपी के समर्थन से 1925 में सरकार बनती है। लेकिन उसी वर्ष सुन की मौत हो जाती है। सुन यात सेन की मृत्यु के बाद नेशनलिस्ट पार्टी में विभाजन हो जाता है और चियांग काई शेक इसके दक्षिणपंथी गुट के नेता बनते हैं और कम्युनिस्टों के ऊपर संदेह करने लगते हैं। बीच में हमारे देश के अंदर भी साम्यवाद पनप रहा होता है। हमारे देश से नेता एमएन रॉय वहां जाकर देखकर आते हैं कि यहां का साम्यवाद कैसे चल रहा है, किसानों के लिए क्या कर रहा है। इसकी अपनी एक कहानी है। हमारे साम्यवाद में रूस का प्रभाव, चीन का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं और भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इतिहास पढ़ते हैं, तो चीन का और रशिया की जानकारी भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल कट टू दी शॉर्ट, हम जिस पर फिलहाल चर्चा करते आ रहे हैं वो ये कि इस बीच में चीन के अंदर 2 धड़े थे। इन धड़ों में से कुओमितांग वाला जो समझौता था वो रद्द होता है और चीन के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक छत्र राज करते हुए आगे बढ़कर आती है। 1930 के दशक में जापान चीन पर आक्रमण करता है और उस बीच में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोगों के भीतर एक प्रकार से लीडर बनकर निकल कर आती है, क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध में चाइना जब जापान को हराता है
असल में वो जापान खुद हारता है हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरने से, लेकिन उस समय जनमानस की पहचान बन करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी निकल कर आती है। चीन का लंबा चौड़ा इतिहास है, बस मैं केवल आपको कट टू दी शॉर्ट इतने से रूप में लेकर आ रहा हूं कि चीन के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का उदय वहां के राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित है, और राष्ट्रीय आंदोलनों में अंतरराष्ट्रीय युद्धों का, विश्व युद्धों का गहरा असर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से भारत के अंदर नेशनल कांग्रेस थी राष्ट्रवाद के लिए, देश के अंदर राजनीति के लिए, कुछ वैसे ही पहले अपने आप पर वहां की पार्टियों के बीच संघर्ष करके बाहर निकलती है और अंतरराष्ट्रीय रूप से अपने आप को जनता के प्रतिनिधि के रूप में लेकर आती है। फिलहाल इस पार्टी के सर्वेसर्वा बनकर शी जिनपिंग बैठे हैं। साथियों, मैंने जो कहानी आपको 2-5 मिनट में सुनाने का प्रयास किया, हो सकता है कि इससे आपको हल्का सा अंदाज लगा हो कि चीन के अंदर जो फिलहाल पार्टी है वो आज की नहीं है, लगभग 100 साल पुरानी है। और उस 100 साल पुरानी पार्टी ने बहुत से संघर्ष देखे हैं। पहले आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध की स्थिति, विदेशों के साथ युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जापान का प्रभाव, सब देखकर वो रिफाइन फॉर्म में आकर चीन का प्रतिनिधित्व करने आती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल निकलता है कि चीन में आफ्टर ऑल केवल एक ही पार्टी क्यों? चीन के अंदर कोई दूसरी पार्टी सरवाइव क्यों नहीं करती? इसके पीछे का कारण पुरानी कहानी जो मैंने सुनाई उसमें आपको मिला हो कि चीन के अंदर विचारधारा के रूप में कुओमितांग की पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन उनके नेताओं को यहां से निकालकर भगा दिया गया। वो ताइवान चले गए और ताइवान जाकर अब वो उस ताइवान को अपना चाइना खुद कहते हैं। इसलिए यहां पर दो चीन कहा जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसीलिए ताइवान और चीन दोनों अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। और दुनिया में जो मेन चाइना है वो कहता है कि दुनिया वालों, तुम्हें केवल एक ही चीन मानना है और ताइवान को हमारा ही मानना है। असल मायने में यहां राजनीतिक रूप से दो पार्टियां जरूर हैं, लेकिन उन दोनों पार्टियों ने दो देश पकड़े हुए हैं, एक ताइवान और एक मेनलैंड चाइना। ठीक है, अब जो मेनलैंड चाइना में 140 करोड़ के आसपास की जो आबादी वाला चीन है, उस चाइना में फिर भी एक ही पार्टी क्यों है? अपोजिशन क्यों नहीं? अपोजिशन क्यों नहीं? इसके लिए यहां की जनता को राजनीति में विश्वास ही कैसे है? क्या बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ आदमी ही सारे फैसले करता है? इसके पीछे का चीन का तर्क क्या है, या चीनी व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। चीनी व्यवस्था में शी जिनपिंग जिस पार्टी के लीडर बनकर बैठे हैं, क्योंकि पार्टी 100 साल से ऊपर की है, इनका मानना है कि अगर कोई इस पार्टी की विचारधारा से सहमत है तो, और नहीं है तो भी, शुरुआती रूप से जब वो सदस्य बने तो जो सक्रिय राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं वही लोग सदस्य बने। तो 140 करोड़ में से जो 10 करोड़ हैं वो राजनीति में रुचि लेने वाले लोग हैं। उन 10 करोड़ लोगों में से फिर इलेक्शन करके ये लोग 2300 लोगों से लेकर 3700 लोगों के बीच में कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं, क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल आधार पर। इसे आसान रूप से ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में विधायक चुने जाते हैं, ऐसे यहां पर लोकल लेवल पर उसकी पूरी व्यवस्था है। लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास लोग चुने जाते हैं जिनका 5 साल का कार्य होता है। इसी लेवल पर जब 10 करोड़ लोग खड़े होते हैं, वो उस 2300 से लेकर 3500 की जो संख्या है उसमें कंटेस्ट करते हैं, यानी कि पार्टी के लीडर बनने के लिए ही शुरुआती स्तर पर चुनाव होते हैं। मतलब यह है कि हमारे देश में जिस प्रकार से अगर आपको बीजेपी का टिकट मिल गया तो आप टिकट से चुनाव में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन टिकट के लिए इलेक्शन नहीं होता। अगर इलेक्शन किसी विधानसभा सीट पर है तो वहां पर कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट देंगी और वो चुनाव करेंगे, वो उनको जनता चुनेगी। इनके देश में उल्टा होता है, राजनीतिक पार्टी के सदस्य अगर 10 करोड़ हैं तो वो अपना लीडर किसे मानेंगे इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन होता है और बहुत ही प्राइमरी लेवल पर वो इलेक्शन कर लिया जाता है। उन 10 करोड़ में से 2500 तक पहुंचने के लिए तगड़ी फाइट होती है और उस फाइट में एक पद के लिए कई नेता आपस में अपनी दावेदारी करते हैं, वहां पर इलेक्शन होता है। वो जो पहली सर्कल बनकर आती है फिर वो अपने में से 200 लोगों को चुनती है, 200 से 350, 371 के आसपास का नंबर है। वो जो प्रक्रिया है उसमें भी फिर दावेदारी होती है और सिलेक्शन होता है। वो 200 से 350 का जो नंबर है वो अपने में से 20 से 25 लोग चुनता है, जो इनके यहां की सबसे मेजर पोलित ब्यूरो बनाती है।
उस 20 से 25 में से 7 लोग बनकर आते हैं, जिसे पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और उन 7 में से एक सेक्रेटरी बनकर आता है जो शी जिनपिंग है। यह आसान रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया, और उस प्रयास को मैं आपके सामने कुछ इस क्रोनोलॉजी से समझा सकता हूं। सबसे पहले पार्टी के अंदर लगभग 10 करोड़ सदस्य, वो अपने में से नेशनल पार्टी कांग्रेस चुनते हैं, जो लगभग 2300 डेलीगेट्स की एवरेज संख्या रखती है। इसमें से 376 मेंबर सेंट्रल कमेटी में चुने जाते हैं। ये अपने में से पोलित ब्यूरो बनाते हैं, जो लगभग 24 लोगों का होता है। पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ये वो 7 लोग हैं, और बीच में बैठे सुप्रीम लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहां पर जनरल सेक्रेटरी के साथ पोलित ब्यूरो के ये जो 7 मेंबर हैं, असल मायने में ये चीन के अंदर मेजर जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। इन्हीं के पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इन्हीं के पास में मेजर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हुई होती हैं। इसी के साथ साथ ये जो बाकी बचे 24 मेंबर हैं, इन्हें भी बहुत से काम दिए जाते हैं। 24 इन्हीं के अंदर से हैं, तो इन्हीं में से जो बचे हुए मेंबर रह गए, उन्हें बाकी काम दिए जाते हैं, और भी ज्यादा काम की जरूरत होती है तो फिर नीचे से लोग उठा लिए जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर तमाम प्रकार के मंत्रालय होते हैं, ऐसे यहां पर मंत्रालय, पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, पोलित ब्यूरो, इन सबके पास कार्यों का विभाजन होता चला जाता है। अब सवाल है कि यहां पर ये जो दिख रही हैं मैडम, ये कौन से विभाग से हैं, ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो देखिए, इस पार्टी ने अपना एक इंटरनेशनल पहचान बनाने के लिए कि लोग वन पार्टी सिस्टम के बारे में समझें। वन पार्टी सिस्टम का मतलब तानाशाही नहीं है, यह समझें। इलेक्शन होता है, लोगों की सुनी जाती है, यह समझें। इसके लिए इन्होंने ग्लोबल फुटप्रिंट छोड़ने का तरीका अपनाया हुआ है। इसके लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट 600 पॉलिटिकल पार्टियों के 160 देशों में संपर्क में है। वही इंटरनेशनल कमेटी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहलाता है। ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहलाता है, इसी की नेता सुन हयान, वो जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, वो हैं जो भारत में आई हुई हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद दुनिया भर के अंदर चाइना की राजनीतिक व्यवस्था को समझाना है। जैसे दुनिया भर के अंदर यह धारणा है कि चीन में तानाशाही है, सिंगल पार्टी है, ये बताने आते हैं कि नहीं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हम कैसे जनता को पार्टिसिपेशन में लेकर आते हैं। विपक्ष की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपनी नीतियों को लेकर के पहले ही चुनाव में पार्टिसिपेट करते चलते हैं। हर बार वोटिंग है, हर बार जनता अपने में से लोगों को चुनती है, और वो लोग ऊपर होते चले जाते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि जनता की सुनी ही नहीं जाती है। अच्छा, लेकिन हां, आपके पास एक काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। उनके पास जो 10 करोड़ सदस्य हैं वो एक ही राजनीतिक दल के हैं। वहां पर हो सकता है कि कोई ऐसी पार्टी होती जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से चल रही होती, रिपब्लिक पार्टी के नाम से चल रही होती, विचारधारा में बिल्कुल अलग होती, देश को कोई अलग विजन दे रही होती। तो हो सकता है कि चाइना के अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता, और ऐसे में एक अलग विचारधारा भी वहां पर एग्जिस्ट करती। अर्थात सिंगल पार्टी सिस्टम होना ही कंप्लीट लोकतंत्र नहीं है, लेकिन चीनी लोग कहते हैं कि यह कंप्लीट तानाशाही भी नहीं है। हम सुनते तो हैं लेकिन विचारधारा एक ही रखते हैं। इस वजह से उसी के अराउंड आपको सोचना होता है, हम सेकंड थॉट देते ही नहीं हैं। जब तक किसी देश में सेकंड थॉट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसे हमारे देश में तानाशाही ही माना जाता है, क्योंकि आपके पास सेकंड थॉट की स्थान होनी चाहिए। चूंकि चीन में वो नहीं है, इसीलिए वन पार्टी सिस्टम को हम लोग कंडेम करते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा सिस्टम समझ से परे है। यह यात्रा इनकी भारत के पड़ोसी देशों में भी रही है, चाहे फिर आप मालदीव्स में देखें, चाहे आप बांग्लादेश में देखें। इसी तरह की यात्रा इनकी भारत में भी रही, और भारत में केवल बीजेपी के साथ ही यात्रा नहीं रही, इनकी यहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ भी मुलाकात हुई है। अर्थात इनकी मुलाकात में देश के अंदर राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात हुई। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि प्रधानमंत्री मोदी उस समय इनसे मुलाकात करवा रहे हैं अपने नेताओं के, जिस समय सक्सग्राम नामक जो क्षेत्र है, सक्सग्राम वैली, जिसको कभी पाकिस्तान ने 1963 में चीन को भेंट कर दिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, उस समय पर चीन उस क्षेत्र में निर्माण कर रहा है। भारत उसका विरोध करने के समय इनके साथ मित्रता निभा रहा है।
सक्सगाम वैली के मामले को भारत में विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का कहना यही है कि यह उस समय की बात है जिस समय देश में नेहरू जी का शासन होता था। 62 के युद्ध में चीन भारत के अंदर घुस आया था, बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पीओके से चाइना को दे दिया गया था। उस पर आज की प्रतिक्रिया वर्तमान रूप से विरोध की है जो हम कर चुके हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ हम इनके साथ बातचीत में हैं, उसके अवसर हमने खोले हुए हैं। तमाम प्रकार के अपोजिशन के आरोप, सत्ता पक्ष की अपनी तरफ से सफाई, ये सब चलती चली आई। इस पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि साहब हमें दिक्कत आपके मिलने से नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर विपक्ष का कोई नेता मिल लेता तो बीजेपी इसे एमओयू करार दे देती और कहती कि देखिए देश के विरोध में इन्होंने ऐसा कर लिया। यह बात कैसे आई उसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। हमारे देश में जब डोकलाम की घटना घटी थी 2017 में, उस समय पर राहुल गांधी जी की एक मीटिंग सीसीपी के लीडर्स के साथ हुई थी, जो शुरुआत में पब्लिक नहीं हुई थी। भाजपा ने बाद में आरोप लगाया कि आप चाइना वालों के साथ मिल लिए थे। इस तरह से देश में राजनीति में जब राष्ट्रवाद खुमार पकड़ता है, उस समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यह आरोप लगाने के प्रयास में रहता है कि कौन चीन के द्वारा बिक गया है। समझ यह नहीं आता कि चीन आफ्टर ऑल इन लोगों को खरीद कैसे लेता है। पर फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको राजनीति में लग रहे आरोप प्रत्यारोप पता हो और सक्सगाम वैली पर फिलहाल चल रही बहस पता हो। भारत की तरफ से सक्सगाम वैली पर पहले भी अपनी प्रतिक्रिया वैसे ही दी जा चुकी है जैसे सीपैक पर दी है। ऐसे में फिलहाल बीजेपी पर यह आरोप लगना कि यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन लॉ की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, तो क्या यह प्रेरणा वन नेशन वन पार्टी से ले रही है, ये तो बीजेपी ही बेहतर बता पाएगी। फिलहाल के लिए तस्वीरों से अगर जो मायना निकल पाता वो बात आपके सामने हमने रख दी है। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके साथ साथ फिर जब जानकारी आगे निकलती है तो चर्चा निकल कर आती है कि इनका यह डेलीगेशन सीपीआईएम के लीडर्स से भी मुलाकात करता है और तस्वीरें उनकी भी बाहर आज की निकल कर आती हैं। और इनके लीडर्स यानी कि सीपीसी के जो लीडर्स हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से भी मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के लिए इनकी प्रतिक्रिया आती है सरकार ने परमिशन दी थी तो मिल लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर पार्टी के नेताओं के आने के बाद कई प्रकार के प्रश्न उठे। अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही, बीजेपी कब तक यह कहेगी कि यह नेहरू जी ने कहा, या कांग्रेस कब तक यह कहेगी कि आप कांग्रेस वाले बीजेपी वाले चीन के आगे बिक गए। क्यों नहीं हम कभी भी दोनों पार्टी वाले बैठकर दुनिया के सामने एक जैसा स्टैंड रख पाएंगे? ये कब होगा? हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी जरूरत, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब भी हों तो हम पूरे देश के लोग, सारे दलों के नेता पूरे देश को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट कब करना शुरू करेंगे? असल मुद्दे पे बहस ये होनी चाहिए। अगर हम दुनिया के सामने राष्ट्र के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिप्रेजेंटेशन के समय झगड़ते दिखेंगे तो उन्हें हमारे यहां स्थान दिखेगा, फिर वो हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी समझ कहती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका जिसका बड़ा फायदा यह है कि हर विचारधारा, हर क्षेत्र, हर प्रकार की जो व्यवस्था है उसका रिप्रेजेंटेशन भारत की राजनीति में होता है। इस वजह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया के लोग हमारे इलेक्शन रूपी उस तब पर्व को देखने के लिए, गवाह बनने के लिए हाजिर होते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस बात से निश्चित वास्ता रखते हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ साथियों के साथ साझा करके उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने की कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 एप्लीकेशंस बातें बाजार की और अपनी पाठशाला हैं, वहां आप हमारे कोर्सेज के लिए जाकर उन्हें विजिट कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्सेज म्यूचुअल फंड्स के, स्टॉक मार्केट के, साथ ही साथ जो हमारे आरएएस, पीसीएस जैसे एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज अपनी पाठशाला ऐप पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू।